In this question, a cylindrical laser light beam of intensity I, radius delta is used to levitate a solid aluminum sphere of radius r by focusing it in the sphere from below as shown. The laser light is reflected by the sphere without any absorption. Find force exerted by beam on sphere. और उसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें हमें एक अप्रोक्सीमेशन लेना है, तो उस अप्रोक्सीमेशन पे बाद में आते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरी तरीके से। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो लाइट की फोटोन थ्योरी है, फोटोन थ्योरी पे बेस्ड है कि जो पार्टिकल्स आते हैं उनके पास से मोमेंटम होता है, मोमेंटम से वो फोर्स ट्रांसफ़र करते हैं और उस फोर्स से यहाँ पर इसको लेविटेट किया जा सकता है। लेविटेट करने का मतलब है कि इसको यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट सस्पेंड किया जा सकता है। जो फोर्स यहाँ पर इस बीम से लग रहा होगा, वो फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो पहले तो हमको ये फोर्स कैलकुलेट करना है कि जो बीम है, ये जो लाइट बीम है, ये इस पर कितना फोर्स लगा रही है। तो लाइट बीम कितना फोर्स लगा रही है, इसके लिए अब मैं कैलकुलेशंस यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ विद सम बेसिक्स। कुछ बेसिक्स में यहाँ बता देता हूँ इसके। तो अगर मान लीजिए मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कितनी पावर इंसिडेंट हो रही है, सपोज़ कितनी पावर इंसिडेंट हो रही है, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ, तो पावर इंसिडेंट को अगर मैं यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दूँ, तो पावर इंसिडेंट यानी कि पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी आ रही है, और एक एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि कितने फोटोन्स पर सेकेंड यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से ये हो गया कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आ रहे हैं, एक एक फोटोन्स के पास में कितनी मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा। तो आप देख सकते हो कि h बाई लैम्डा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जो फोटोन्स का मोमेंटम है, उस मोमेंटम को आप लिख सकते हो कि कितनी पावर इंसिडेंट हुई डिवाइडेड बाय c। तो दिस इज़ द मोमेंटम, पावर इंसिडेंट डिवाइडेड बाय c, दिस इज मोमेंटम इंसिडेंट, कितना मोमेंटम इंसिडेंट हुआ है। ये जो पहली क्वांटिटी थी, ये पहली क्वांटिटी यहाँ पे थी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे कितने इंसिडेंट हुए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। अब पावर इंसिडेंट निकालने के लिए आपको जो डेटा यहाँ दिया गया है वो इंटेंसिटी के टर्म्स में दिया गया है। तो इंटेंसिटी को कुछ एरिया से मल्टीप्लाई वगैरह करके हम पावर निकाल सकते हैं, लेकिन अब उसमें भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से करना होता है यहाँ पर ये। तो जो हम यहाँ पर इंटेंसिटी से पावर निकालते हैं, पावर, उसमें यहाँ पर आई ए कॉस थीटा आता है, कुछ इस तरीके का आता है। और थीटा यहाँ पर जो एंगल है, वो एंगल होता है किसके बेस में, थीटा इज एंगल बिटवीन जो इंसिडेंस का डायरेक्शन है और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, वहाँ पे इज एंगल बिटवीन इंसिडेंस डायरेक्शन एंड द एरिया वेक्टर, जहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है वहाँ का एरिया वेक्टर। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप एक फ्लक्स की तरह ट्रीट करके चलो कि इट इज़ समथिंग लाइक ए फ्लक्स। जैसे एक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है उसके लिए क्या आता है, ई ए कॉस थीटा वगैरह कुछ आता है इस तरीके का। तो यहाँ भी कुछ आ रहा है, और कितना आ रहा है यहाँ पर, कितना क्रॉस करके जा रहा है, या जो भी है, कितना इंसिडेंट हो रहा है, कितना पावर मिल रहा है, तो उसके लिए आप आई ए कॉस थीटा यहाँ पे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लाइट का इंसिडेंस कुछ इस तरीके से होता है, तो ये इंसिडेंस का डायरेक्शन हो गया, और अगर यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर अगर आप पावर इंसिडेंस लिखोगे तो ये हो जाएगा आई ए कॉस थीटा। इसमें आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि एंगल थीटा बन रहा है कि पाई माइनस थीटा बन रहा है। बस यहाँ पर आप ये एंगल यहाँ पर देख लो। आपको जस्ट मैग्नीट्यूड से मतलब है यहाँ पर कि कितनी पावर इंसिडेंट हो रही है। आपको इस एंगल से मतलब नहीं है कि वो पाई माइनस थीटा लेना है या थीटा लेना है। फ्लक्स में भी ऐसा ही होता है। फ्लक्स में अगर हम साइन से कंसर्न नहीं है तो फिर हम यहाँ पर जो भी एंगल इस तरह से दिख रहा है वो एंगल लेके चल पड़ते हैं, प्लस माइनस का, फिर उसमें चक्कर ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ आई ए कॉस थीटा। तो ये तो हो गया कि कितने पावर इंसिडेंट हो रही है। अगर मैं इसको सी से डिवाइड करूँगा तब यहाँ पर आएगा कि कितना मोमेंटम इंसिडेंट हुआ। तो यहाँ पर भी ऑब्लिक इंसिडेंस टाइप का केस बनेगा, तो उसको एक बार मैं फ्लैट सरफेस के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, वैसे ही वहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम ये मान के चलते हैं कि इलास्टिक कोलिजन टाइप के यहाँ पर ये। और ऐसे इलास्टिक कोलिजन में जो सरफेस के पैरेलल जो मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं। जो कंपोनेंट अफेक्ट होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पहले ही अगर ये ऐसे होता है तो बाद में जस्ट ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। तो जो मोमेंटम में चेंज आता है वो फिर वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट में आएगा, और पहले नीचे था ऊपर हो गया था तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो इतना तो मोमेंटम में चेंज हो गया, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। और ये क्योंकि सारा हम पर यूनिट टाइम ही कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि पावर यहाँ पर आई थी, पावर वगैरह में पर यूनिट टाइम होता है, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो यही एक तरीके से क्या हो जाएगा, फोर्स। तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, पहली चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी
कि पावर इंसिडेंट यहाँ पे कितनी है। पावर इंसिडेंट को अगर मैं इसी से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा मोमेंटम इंसिडेंट। मोमेंटम इंसिडेंट, तो फिर मोमेंटम में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस तरीके से मोमेंटम में चेंजेस होंगे, और वो पर टाइम हो रहे हैं, तो यही फोर्स बन जाएगा हमारे लिए यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरीके की अगर बीम आती है तो एरिया वेक्टर हर जगह अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा यहाँ पे। तो वो जो एरिया वेक्टर और इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंस तो इसी डायरेक्शन में है, अपर डायरेक्शन में ही है, तो चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, इंसिडेंस तो अपर डायरेक्शन में ही होगा यहाँ पे, तो इंसिडेंस का डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन हर जगह पे जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आएगा वो यहाँ पर बदलता जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स वगैरह लेकर के ही यहाँ पर फोर्सेस कैलकुलेट करने होंगे। तो मैं फोर्सेस की कैलकुलेशन में यहाँ पर जा रहा हूँ आगे, और एक मैं फ्रेश डायग्राम बना लेता हूँ, और मैं बीम की जो विड्थ यहाँ पर दिख रही है उससे थोड़ी बड़ी विड्थ यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, जिससे कैलकुलेशन को हम आसानी से दिखा पाएँ, कैलकुलेशन थोड़ी इजी यहाँ पर हो। तो सपोज़ यहाँ पर ये स्फेयर है, ये इसका सेंटर हो गया, और सपोज़ एक कोई भी बीम यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, उस एलिमेंट पे मैं बीम को एक बार यहाँ दिखाता हूँ। जो एलिमेंट लेंगे वो यहाँ पर सरकमफेरेंशियल रिंग्स हो जाएंगी, जो कि इस पर घूम करके जाएंगी। तो रिंग्स को मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें ले रहा हूँ, रिंग्स आर टेकन लाइक दिस, कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिंग्स ले लिए गए, ठीक, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर रिंग्स ले रहा हूँ इसके सरफेस पे। तो रिंग्स आर टेकन लाइक दिस, और आप इसके लिए बोल सकते हो कि लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और ये वाला एंगल डी थीटा से और इंक्रीज़ कर गया यहाँ पर इस पॉइंट के लिए। तो थीटा डी थीटा करते हुए यहाँ पर एलिमेंट ले लिया गया। जो इंसिडेंस यहाँ पर हो रहा है वो इंसिडेंस कुछ इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर भी इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर ये इंसिडेंस, और ये एरिया वेक्टर भी आपका इस रेडियल डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये जो एंगल थीटा है वही एंगल थीटा यहाँ पर बन जाएगा। तो इंसिडेंस और एरिया वेक्टर, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, लेकिन ये जो एरिया है इस तरीके का एरिया, उस एरिया को मैं डी ए नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज़ एरिया हमारा यहाँ पे डी ए टाइप का है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मोमेंटम कितना इंसिडेंट हुआ, मोमेंटम इंसिडेंट। तो मोमेंटम इंसिडेंट इज, तो एरिया की जगह पे मैं डी लिख देता हूँ, आई डी ए कॉस थीटा बाई सी। अब आप देखो कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन का लो लगेगा, उसी तरीके से इलास्टिक कोलिजन टाइप का रिफ्लेक्शन का लो लाइट का जैसा होता है वैसा आप लेके चल सकते हो। तो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी यहाँ पे थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस जैसे यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्मल के डायरेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर इस नॉर्मल के डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंजेस आएंगे, और वो कंपोनेंट भी कॉस थीटा वाला ही कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे। तो इसका कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो आई डी ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, और चेंज कितना होगा वहाँ पे, तो पहले इस कंपोनेंट के डायरेक्शन में ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पर नॉर्मल के ऐसे हो जाएगा आउटवर्ड, तो पहले इनवर्ड रहेगा बाद में आउटवर्ड रहेगा। तो वही 2 का फैक्टर आएगा जो हम चेंज यहाँ पर देखेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम, और यही एक तरीके से हमारे लिए फोर्स का भी काम करेगा। तो एक तो 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, 2i और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो 2i कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। ये जो फोर्सेज हैं, दिस फोर्सेज विल एक्ट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फोर्सेज लगेंगे, ये जो एरो मैंने बना रखा है। तो डी एफ फोर्स यहाँ पे जो लगेगा वो इस तरीके से लगेगा, और ऑब्वियस है कि इनके जो ये वर्टिकल टाइप के कंपोनेंट्स हैं वो तो ऐड होते चले जाएंगे, और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऐसे और ऐसे यहाँ पर कैंसिल होते जाएंगे इस पूरी रिंग पे। तो जब मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो उसमें फिर मेरे को डी एफ का अगेन कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो मेरे को नेट फोर्स निकालने के लिए एफ नेट वी हैव टू इंटीग्रेट डी एफ, और डी एफ का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा इसमें, तो डी एफ का कंपोनेंट जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन, तो डी एफ का डी एफ कॉस थीटा बन जाएगा। तो इतना जो डी एफ था उसमें डी एफ में कॉस थीटा और मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। जो डी ए का एक्सप्रेशन है उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो डी ए का एक्सप्रेशन, तो इस रिंग का एरिया, तो रिंग की सरकमफेरेंस यहाँ पे ले लेंगे और सरकमफेरेंस के साथ विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सरकमफेरेंस बनेगी यहाँ पे रिंग की। तो उसका आप रेडियस देख लो कितना है, तो ये हो गया आर कॉस थीटा एंड दिस विल बी आर साइन थीटा। तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, सरकमफेरेंस हो गया यहाँ पर ये, और विड्थ विल बी आर डी थीटा। इन सभी को उठा करके यहाँ पे रख देना है और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो नाउ कैलकुलेटिंग फर्दर तो आप देख लो कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशंस वगैरह होंगे, तो जैसे ये सारा मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है इसमें, तो 2 × 2 4 हो गया, फिर आई भी आएगा, फिर पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, इसका नीचे सी आएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकालते चलते हैं, तो 4i पाई आर स्क्वायर बाई सी। इंटीग्रेशन जो बनेगा वो होगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा
साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये फाइनल इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन बहुत ही आसान सा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं अगर दिक्कत हो रही डायरेक्ट करने में। तो आप कॉस थीटा को टी एज्यूम कर लो, तो कॉस थीटा इज टी, तो उससे माइनस साइन थीटा डी थीटा विल बी डी टी। ठीक है, तो मैं फटाफट इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो टी क्यूब डी टी बन जाएगा, उससे टी 4/4 आ जाएगा, और टी हमने कॉस थीटा को अज्यूम किया था, एक माइनस भी चलता जा रहा है तो माइनस को यहाँ रख लेते हैं। ये जो 4 आएगा वो इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा आई पाई आर स्क्वायर बाई सी, और अंदर यहाँ पर क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे था तो कॉस 4 थीटा बच जाएगा ये। तो कॉस 4 थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, तो मैं कुछ यहाँ पर अब देखते जाओ कि लिमिट अब कहाँ तक रखोगे आप इसमें। तो लिमिट जो होगी, जैसे ये जो रिंग है थीटा, अगर आप 0 ले लोगे तो रिंग यहीं पर मिल जाएगी आपको इक्वेटर पे बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल जाएगी, जो पोल कह दो इसमें आप, इसको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो रिंग है यहाँ 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 ऐसे पहुँचती जाएंगी। तो इसके बिल्कुल जहाँ पर ये इस तरीके का ये पॉइंट्स मिल रहे हैं मेरे को इसमें इस डायग्राम में, तो यहाँ तक आप थीटा को लेके जा सकते हो। इसको मैं फाई बोल देता हूँ कि यहाँ तक आप लेके जाओ। ये जो है वो डेल्टा था यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो साइन फाई बनेगा जहाँ तक हम इंटीग्रेट करेंगे फाई, तो साइन फाई यहाँ पे दिस डेल्टा डिवाइड बाई आर बन जाएगा। यहाँ तक आप इंटीग्रेट करोगे इसको। अगर मान लीजिए आपको पूरे पे फोर्स निकालना होता तो ये बीम फिर इस तरीके से हो जाती है, ऐसे यहाँ तक पूरी कवर करती है इसको। अगर यहाँ तक कवर करती है इसमें, तो फिर मैं थीटा की जो लिमिट है यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से π/2 लगा देता। अगर मैं 0 से π/2 इसकी लिमिट लगा देता तो उस केस में आप देख सकते हो कि 1 आता है, यहाँ से -1 आता, -1 मिलकर प्लस हो जाता, और आंसर हमारा हो जाता आई पाई आर स्क्वायर बाई सी। आधे पर ही फोर्स लग पाता तो आई पाई आर स्क्वायर बाई सी आंसर हो जाता, जो कि एक स्टैंडर्ड आंसर है यहाँ पे रिफ्लेक्शन के केस में, आई पाई आर स्क्वायर बाई सी। लेकिन हमें कुछ फाई तक यहाँ पे लिमिट लगानी है तो वो लिमिट लगा लेते हैं, माइनस को भी एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आई पाई आर स्क्वायर बाई सी, माइनस को एडजस्ट करने के बाद में इट विल बी 1 माइनस कॉस 4 फाई। अब साइन फाई की वैल्यू हमारे पास में है तो उससे कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो साइन की अगर हमारे पास में वैल्यू है ये, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो 1 माइनस दिस ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी और फर्दर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि कॉस के पावर 4 बन रहे हैं यहाँ पे। तो आई पाई आर स्क्वायर बाई सी 1 माइनस, तो मेरे को स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी इसकी फिर, तो 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर स्क्वायर। ये होल स्क्वायर वगैरह आप यहाँ पर ओपन कर लो, तो होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये 1 1 वगैरह कैंसिल होंगे, और यहाँ पर आर स्क्वायर को भी अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो फाइनली आप देखोगे कि ये आंसर ये हो जाएगा। मैं आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आई पाई बाई सी। ठीक है, फिर उसके बाद जो अंदर क्वांटिटीज़ बचेंगे आफ्टर कैलकुलेशंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर स्क्वायर इनसाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा के पावर 4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैसे तो आर के पावर 4 आएगा लेकिन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर फोर्स बाय द बीम ऑन दिस स्फीयर। तो अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें ये बोला गया है कि अगर ये जो डेल्टा है दिस इज़ मच लेस देन आर, तो उस केस में यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, और फोर्स कितना आएगा और उसके साथ साथ कितने मास को यहाँ पर बैलेंस किया जा सकता है वो पूछा जा रहा है। तो अब सारी कैलकुलेशन हमें इसके लिए करनी है। तो एक तरीका तो यहाँ पर ये है कि आपके पास में जो आंसर आ रहा है उस आंसर में आप ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर लो और इस फोर्स को कैलकुलेट कर लो फॉर दिस अप्रोक्सीमेशन, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो दिस थिंग कैन बी नेगलेक्टेड, तो इसको आपने नेगलेक्ट किया और आपका आंसर तैयार हो गया 2i पाई डेल्टा स्क्वायर बाई सी। लेकिन ये जो आंसर है बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से भी लाया जा सकता है। जैसे अगर यहाँ पे स्फीयर है और एक बहुत ही नैरो बीम है, इसका मतलब इस तरीके का अगर एक नैरो बीम है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो एरिया मिलेगा वो एरिया एक फ्लैट सरफेस टाइप का मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि एक फ्लैट सरफेस है और उस फ्लैट सरफेस के ऊपर यहाँ पर ये बीम आ रही है। तो अगर इसका एरिया ए होता है तो यहाँ पे जो मोमेंटम इंसिडेंट होगा वो कितना हो जाएगा, आई ए बाई सी, ये मोमेंटम इंसिडेंट हो गया और कितना मोमेंटम में चेंज आया तो जस्ट इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो 2ia/c इतना मोमेंटम में चेंज आया और यही फोर्स हो जाएगा। एरिया हमारे लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये जो एरिया यहाँ पर है पाई डेल्टा स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। तो बस आप एरिया की जगह पे क्या रख सकते हो इसमें, पाई डेल्टा स्क्वायर, तो पाई डेल्टा स्क्वायर बाई सी। अब देख सकते हो कि वही आंसर आपको यहाँ से ही मिल रहा है। तो अगर एग्ज़ाम में डायरेक्टली अगर यही पूछा जाए और ये ना पूछा जाए
यानी कि जो जनरल है वो ना पूछा जाए और इस अप्रोक्सीमेशन से ही पूछा जाए, तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, तुरंत आ जाएगा यहाँ पर ये आंसर। इसका बाद आप पावर दे करके कुछ फोर्स वगैरह, ये मास पूछ रहे हैं कि कितने मास को आप बैलेंस कर सकते हो इसके, तो बेसिकली जो आई इंटू ये एरिया है, फिर यही यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, पावर। और बैलेंस करने के लिए ये फोर्स तो क्योंकि अपवर्ड लग रहा है और mg को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसके mg को बैलेंस करेगा यहाँ पर ये फोर्स, और फिर उससे आप मास निकाल सकते हो कितना मास यहाँ पर ये बैलेंस कर सकता है इस पावर से। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय g इंटू सी हो जाएगा। पावर यहाँ पे 1 किलो वाट दी गई है, तो पावर भी अच्छी खासी है 1 किलो वाट, तो 10 की पावर 3, g को मैं 10 ले लेता हूँ और c 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 2/3 यानी कि 0.67 टाइप का हो जाएगा यहाँ पर, ये 0.67, और यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये 8 + 1 9, और ये हो जाएगा -6। तो आप देख सकते हैं कि जो मास यहाँ पर बैलेंस किया जा सकता है वो मास बहुत ही कम है इसमें, 0.67 इंटू 10 की पावर -6 kg।